हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। आज चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम गुस्सेट के इंपॉर्टेंट सुपर 60 एमसीक्यू गिनने वाले हैं। गुस्सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। याद रहे, जब भी लेक्चर देखने बैठो तब ये मेथड को फॉलो करना है कि जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले पर आए तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। जो हो जाता है तो आंसर टैली करके आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है तो फिर आप पूरी मेथड देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी अच्छे मार्क पा सके। चलो टाइम लॉस किए बिना सीधे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो फर्स्ट। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन चेंजिंग इज चेंजिंग विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन where phi is in Weber. At t is equal to 0.5 second, the induced current in the coil is, and the resistance of the circuit is given. But here we know that flux is given in the form of time. So 60 square minus 5t plus 1. According to Faraday's law, we know that EMF is a derivative of flux with respect to time. इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, चलो ब्रैकेट में लिखता हूं मैं। तो माइनस ब्रैकेट में इसका डेरिवेशन 12t माइनस 5 हो जाएगा, टू पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और 12t इसका माइनस 5 होगा और ये तो जीरो हो गया। ये आपको ईएमएफ मिला। आपको देखने को मिला कि भाई ईएमएफ भी टाइम वेरिएंट है। तो यहाँ पे कौन से टाइम पे पूछा है, 0.5 सेकंड पे। तो हम यहाँ पे 0.5 सब्सटीट्यूट करेंगे और एक काम करते हैं, मैं नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमको सिर्फ करंट की वैल्यू चाहिए। तो निग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे 0.5 माइनस 5, ये हो गया 6 माइनस 5, ईएमएफ मिल गया 1 वोल्ट। और जो ईएमएफ 1 वोल्ट है तो I इज इक्वल टू आई आर, ई इज इक्वल टू आई आर। ई की जगह पे लिखेंगे 1, करंट फाइंड करना है, और ये 10, आई को आप फाइंड करोगे तो 0.1 एम्पियर मिल जाएगा आपको। सही है, सही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ कॉइल ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो एरिया दिया है, हैविंग 50 टन्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम। इफ it is removed from the magnetic field in 1 second, the induced charge in coil। याद रखो, इंड्यूस्ड चार्ज हम कैसे लाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे सकता हूं यहाँ पे कि भाई इंड्यूस्ड चार्ज लेना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज ऑफ फ्लक्स, सॉरी चेंज ऑफ, यहाँ पे फ्लक्स आएगा, मैंने क्यू लिख दिया गलती से। तो यहाँ पर चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो हम यहाँ पे देखें कैसे आया ये। भाई ई इज इक्वल टू हमने पढ़ा था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, नेगेटिव साइन को मैंने निग्लेक्ट कर दिया। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आई कौन है, करंट। भाई करंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर को मैं नीचे ले जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा टी और ये डेल्टा फाई हो गया। देखो डेल्टा टी निकल गया तो आपका आंसर आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। इसमें नंबर ऑफ टन मैंने इंक्लूडेड कर दिया है। जो एक टन के साथ आपको फ्लक्स दिया है तो आप मल्टीप्लाई एन भी कर सकते हो, चलेगा। लेकिन तो मुझको फ्लक्स फाइंड, चार्ज फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल फ्लक्स होगा एन ए बी माइनस फाइनल फ्लक्स मैं ले लेता हूं 0, क्योंकि आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड से रिमूव कर दिया 1 सेकंड में। सेकंड तो यहां पर है नहीं, मतलब इनिशियल फ्लक्स इतना था, फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। हमको चेंज लेना है तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को हम इग्नोर कर रहे हैं, बरोबर है। अपॉन आर हो जाएगा। चलो जो भी वैल्यू है पुट करो यहाँ पे। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 50। सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻² हो जाएगा। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है इनिशियली 0.02 था, है ना, 0.02 था, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है। चलो इसको यहाँ पे कट करेंगे तो 0.01 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5, इसको 0 एक यहाँ पे दे तो इंटू 10⁻³ कूलम्ब हो जाएगा। तो ये 0.005 कूलम्ब आंसर आ ही जाएगा। कहाँ पर है ऐसा आंसर, इट इज इन डे। Next, when electric current in a coil steadily changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 second, the induced EMF is given.
देन द सेल्फ इंडक्टेंस, पर सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में इंडक्टर में ईएमएफ जनरेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। मैं यहाँ पे नेगेटिव से निग्लेक्ट करता हूँ, जो नहीं करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव। हमको वैल्यू चाहे तो वो केस में आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हो। तो ईएमएफ हमको दिया है कितना, 0.8। सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है। करंट का चेंज क्या हुआ भाई, करंट +2 में से -2 हुआ, उसका मतलब भाई चेंज हमेशा कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल था आपका -2 माइनस इनिशियल कितना 2, और ये सब हुआ 0.5 सेकेंड में। ओके, है ना, 0.05 सेकेंड में, सॉरी 0.05 सेकेंड में। तो इस भाई का साहब को यहाँ पे भेजते तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अपॉन नीचे हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो L, इसको करेंगे तो ये हो गया 0.2 हो गया। सही है। देखो हाँ कुछ गलती आ रही है भाई आंसर में, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया शायद 0.01 हो रहा है, ये 0.01 आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 8 वोल्ट होना चाहिए, जो 8 वोल्ट होगा तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। फिलहाल आंसर यही आ रहा है, इतने हेनरी, लेकिन जो यहाँ पे 0.8 वोल्ट की जगह पे सिर्फ 8 वोल्ट होता तो आपका आंसर ये आता। नेक्स्ट, for X and Y coil are joined in circuit in such a way that when the change of current in X in 2 ampere, the change in magnetic flux in Y is 0.4 Weber. The mutual induction of the system of two coil is, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा, उसमें हमने क्या लिखते थे, फ्लक्स अपॉन करंट, लेकिन करंट किसी एक का और चेंज ऑफ फ्लक्स किसी दूसरे का, तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा लिख लेंगे चेंज। तो यहाँ पर कौन है जिसमें से करंट पास हो रहा है, वो कौन, एक्स, तो यहाँ पे एक्स का करंट लेंगे और फ्लक्स किसका लेंगे, वाई का लेंगे। तो फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है 0.4, ये कितना है 2, तो यहाँ पे मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिल जाएगा 0.2 हेनरी। सही है, आ जाएगा। फिफ्थ, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल इज 5 मिली एम्पियर। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दिया है 5 मिली हेनरी। द करंट इन फर्स्ट कॉइल वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, I इज इक्वल टू I0। भाई थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, यहाँ पे थोड़ा साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे I0 ये इक्वेशन होगा साइन 100 पाई टी ऐसा मान लो, मेरे हिसाब से शायद ये आएगा, देखते हैं फिर आगे क्या आता है ना। यहाँ पे ओमेगा दिया नहीं है देखो, तो जनरली इक्वेशन ये फॉर्म में होता है, करंट का I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो समझ लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई साइन 100 पाई टी ये लिख लो, क्योंकि ओमेगा आपको 100 पाई दिया है। ओके, I0 आपको दिया है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, I0 को रिप्लेस करता हूँ 10 से, यहाँ पे हो जाएगा साइन 100 पाई टी। चलो ये तो करंट है, हमको तो चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई हमने ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा -m इंटू डी आई अपॉन डी टी, लिख सकते हैं -m इंटू डी आई अपॉन डी टी। करंट का हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो माइनस m क्या है 5 मिली हेनरी, तो 5 इंटू 10⁻³ हो गया। इसको डेरिवेट करेंगे, तो चलो 10 आपका कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट, साइन का डेरिवेशन होता है कॉस 100 पाई टी हो गया, इनटू इसका डेरिवेशन आपको करना है तो वो हो जाएगा 100 पाई, 1 0 और ये पावर कट हो गई, तो यहां पर लिख सकते हो, और ये 5 और ये तो -5 पाई कॉस 100 पाई टी। अभी आपका ईएमएफ भी टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन है ना, बट वी आर आस्क्ड मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ले लेंगे तो ईएमएफ हमको मिलेगा 5 पाई। कोई बोलेगा सर आप माइनस नहीं ले रहे हो, अरे यार हमको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू में क्या आएगा 5 पाई, सिंपल। चलो सिक्स्थ, three pure inductance each of 3 Henry are connected as shown in figure. The equivalent induced of this induction, भाई यहाँ पे इंडक्टेंस होना चाहिए, the equivalent inductance of this connection between
ए एंड बी इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन किसको फॉलो करता है? रेजिस्टेंस को। ओके, तो मान लो कि ये तीनों रेजिस्टेंस है और ये तीनों पैरेलल में है, तो हमने लिखा था भाई पैरेलल के लिए क्या होता है? R बाय एन, रेजिस्टेंस के लिए। सिमिलरली फॉर इंडक्टर इट इज L बाय एन, है ना? तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। N इज अ नंबर ऑफ इंडक्टर, L इज अ इंडक्टेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ईच इंडक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हेनरी। कहाँ पर है ऐसा आंसर? तो आपको 6th में मिल जाएगा। चलो 7, a square conducting coil of area 100 is placed normally inside a uniform magnetic field of, फिर से गलती, ये लेक्चर में बहुत गलतियां है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक काफी है। ओके चलो देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मान लेते हैं 10⁻³ बोल दे, तो चलो ये आंसर ले आते हैं। तो टेस्ला। वह स्क्वायर कंडक्टिंग कॉइल जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, वैसे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, चलेगा। इस प्लेस्ड नॉर्मली इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स। वह फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, phi is equal to NAB cos थीटा। आपके मैग्नेटिक फील्ड में लूप ऐसे परपेंडिकुलर है, तो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगा। तो एंगल हम 0 डिग्री ले सकते हैं। एरिया क्या है? 100। मैग्नेटिक फील्ड हमको लेना है 10⁻³ टेस्ला, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10⁻5 वेबर। तो हम ये आंसर लेके आए, हमने ये आंसर यहाँ पे सेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो तो ये डिफरेंट आ सकता है। 8, the distance between two extreme points of two wings of an airplane is 50 meter. It is flying at the speed of 360 km per hour in horizontal direction. If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10⁻⁻4 Weber per meter square, the induced EMF between two end points. भाई देखो, तो ये एरोप्लेन की दो विंग्स है और इसमें ये वर्टिकल डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, एरोप्लेन कैसे जाता है? भाई एरोप्लेन ऐसे जाता है ना? तो एरोप्लेन कैसे हॉरिजॉन्टल उड़ेगा, ऐसा मान लेते हैं, ऐसे। तो यहां पर उसकी दो विंग्स है, उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है कितना? 50। तो एल आपको यहां पे दिया है, एल आपको यहां पे दिया है कितना? 50 मीटर। इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो आपको कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड? 2 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या उसको टेस्ला भी बोल सकते हो। And with what speed it moves? 360 kilometer per hour. So converting this value into meter per second, it will be 360 multiplied by 5/18 कर सकते हो आप। तो ये आपको मिल जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। देखो B है, V है, L है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था भाई। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E is equal to BVL। B कितना है? 2 into 10⁻⁻⁴, वेलोसिटी है 100 और ये है 50। 50 टू 100, 100 और ये पावर हो गई सेम, मतलब 1 वोल्ट आपका आंसर आएगा। सही है। 9, a wheel with metallic spoke, 10 metallic spoke, each 0.5 meter long, rotated with the speed of 120 revolution per minute। याद रखो, ये जो स्पीड है वो एंगुलर स्पीड है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इफ BH is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? टेक्स्ट बुक में ऐसे 3 न्यूमेरिकल है, आपको क्लियर होना चाहिए। एक व्हील है जिसमें कितने स्पोक्स हैं? 10 स्पोक्स है, ऐसे 10 स्पोक्स है। ये पूरा व्हील, इसको परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये घूम रहा है, ये घूम रहा है ऐसे। उसका हर एक स्पोक एक बैटरी बन जाएगा जिसका EMF होगा BVL। लेकिन बच्चों यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो, जो सेंटर पे है उसकी स्पीड सबसे कम होगी और जो सर्कमफरेंस पे है पॉइंट, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लाना था, तो हमने याद रख लो, अभी डेरिवेशन का टाइम गया, अभी डायरेक्ट याद रख लो। मान लो कि इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो हम इसका EMF लिख सकते हैं 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, वेर L इज द लेंथ ऑफ स्पोक। L जो है उसकी लेंथ है, ओमेगा उसका एंगुलर स्पीड है और B तो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो 1/2
मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.4 गॉस। गॉस जो दिया है तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁴ लिखेंगे। ओमेगा आपको दिया है इतना भाई, ओमेगा की वैल्यू है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई नहीं चलेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू रिवॉल्यूशन का रेडियन होता है 2 पाई रेडियन, और मिनट का क्या होता है 60 सेकेंड। इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा। याद रखो वैल्यू क्या हो गई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 4 पाई, और एल स्क्वायर, स्पॉक की लेंथ कितनी है हर एक 0.5 का स्क्वायर। चलो इसको ठीक करें। ये हो गया 0.25, 0.25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 1 हो जाएगा। 2 यहां से कट करो तो 0.2 पाई, मतलब ये हो जाएगा 0.628 इंटू 10⁴ वॉट। लेकिन हमको आंसर ये ऑर्डर में लाना है, मतलब ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे माइक्रो में लाना है तो इसको सेट करना पड़ेगा। 62.8 इंटू 10⁻⁶ वॉट इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया 62.8 माइक्रो वॉल्ट। तो आपका आंसर बैठेगा डी। लेकिन कोई बोलेगा सर ऐसे तो 10 स्पोक्स है, 10 स्पोक है, तो क्या ये तो आपने किसी एक का फाइंड किया, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं कर सकते? नहीं भाई, देखो मान लो कि ये बैटरी है, ये एक बैटरी बनी, ये बैटरी बनी, तो सारी बैटरीज एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में आ जाएंगी। और इफ EMF of all batteries connected in parallel is equal, then we have to take only one EMF, और वो होगा 62.8 माइक्रोवोल्ट। क्लियर हो गया बच्चों? आगे जाता है 10th। The network shown in figure is a part of circuit. The battery has negligible resistance. At certain instant the current is 5 एम्पियर। भाई आपको कोई इंस्टेंट पे करंट आपको दिया है 5 एम्पियर, एंड इज डिक्रीजिंग। भाई करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, तो यहाँ पे करंट डिक्रीज होने का रेट दिया है di/dt, और डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे रेट को, 3 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए? बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ यूज करने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं कि भाई करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ईएमएफ को हमको जो आपका इंडक्टर है उसमें कौन सी साइड पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव साइड लेनी है? तो भाई जहां से करंट एंटर होगा वो पॉजिटिव, और जहां से बाहर निकल रहा है वो एंड को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इसको भी एक बैटरी मान लो, पर इसका ईएमएफ क्या होता है? भाई इसका ईएमएफ होता है L इंटू di/dt, जो हम लेते हैं वो। हाँ कि नहीं? सही है। तो चलो यहां से निकलेंगे वहां तक, तो ए पे मैं पोटेंशियल मान लेता हूं VA। हम निकले रेजिस्टेंस में से, और रेजिस्टेंस में जर्नी की डायरेक्शन में होंगे तो पीडी में IR जितना डिक्रीज होगा। फिर आई बैटरी, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बने, इसलिए यहां पे उसका EMF 15 हमको प्लस करना पड़ेगा। यहां पे गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो अगेन माइनस आएगा, L इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे di/dt आ जाएगा। भाई ईएमएफ किसका? इंडक्टर का। इंडक्टर का ईएमएफ क्या होता है? L इंटू di/dt। लेकिन हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव में जा रहे हैं तो माइनस लूंगा मैं इसका, और हम पहुंचे ऐसे करके बी पे। तो ये हो गया। भाई मुझको करना है VB माइनस VA, तो इस बाइस आपको मैं ऑपोजिट भेज दूंगा, तो VB माइनस VA हो गया। चलो माइनस I कितना है? I कितना है? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ये कौन हो गया? 15 माइनस L कौन है भाई साहब? 5 मिली हेनरी, मतलब 5 इंटू 10⁻³ और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? वो 10⁻³ है, लेकिन उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग। तो यहां पे हो गया -5, ये हो गया 15, और ये पावर निकल गई तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा 15 वोल्ट। कहां पर है ऐसा आंसर? तो बच्चों ये सी में आ गया। कहां पर आ गया? सी में। सही है, सही है। 11 पढ़ो ध्यान से। अ शॉर्ट सर्किट कॉइल is short circuit coil is placed in a time variant magnetic field. Electric power is dissipated in the form of joule heat due to the current induced in the coil. The number of turns were to be quadrupled, turns को हमने 4 टाइम कर दिया, and the wire radius halved.
द इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड वुड बी। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पावर की बात करनी है ना, इलेक्ट्रिक पावर की बात करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर लिख लो, वी स्क्वायर बाय आर लिख लेते हैं, बरोबर है। ये आपकी ईएमएफ मानी जाएगा, ये कौन है बच्चों, ईएमएफ आ जाएगा, सही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये वायर थोड़ा ओके, चलो तो यहाँ पे मुझको ये जो है उसको हम इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ स्क्वायर बाय आर। अभी ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू हम ले सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। मैं यहाँ पे लिख दूं तो डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी हो गया, है ना। ओके चलो हम प्रपोर्शन लिखते हैं, हमको एमसीक्यू गिनना है, मतलब मेथड पे नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया, बराबर। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया की जगह पे हम रेडियस रख सकते हैं। अभी सोचो आप, जो आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने टाइम्स कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, और रेडियस आपने क्या कर दी, हाफ कर दी, और उसका स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का 4 4 निकल जाएगा भाई, ये और ये कट ही हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ पे तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डिसिपेटेड है वो सेम की सेम रहेगी, सिंपल चीज है। चलो 12, the self inductance of two solenoids A and B having equal length are same। भाई दो सोलेनोइड का इंडक्टेंस सेम है, L1 L2 दोनों की लेंथ भी सेम है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन टू सोलेनोइड A and B are 100 and 200 then the ratio of the radii of their cross section will be। भाई इसका फॉर्मूला क्या था, सोलेनोइड का इंडक्टेंस हमने लिखा था म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है म्यू 0 n स्क्वायर ए एल, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्न्स है वो पर यूनिट लेंथ है, हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं, तो मैंने ये फॉर्मूला लिया म्यू 0, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर, एक ही जगह पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 स्क्वायर अपॉन लेंथ दोनों की सेम है। मैं यहाँ पे क्या रहेंगे तो म्यू 0 n2 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर अपॉन L, लेंथ दोनों की सेम है। देखो सब निकल गया, तो यहाँ पे हो गया N1 स्क्वायर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू N2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। रेडियस और दोनों बाजू स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 R1 इज इक्वल टू N2 R2। मुझको किसका रेशियो चाहिए, R1 अपॉन R2 का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 अपॉन N1। एक में नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, दूसरे में फर्स्ट वाले में 100 है, तो रेशियो ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 2:1। 13, a thin circular ring of area A is held perpendicular to uniform field of induction B। भाई इनिशियली आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा था, लूप परपेंडिकुलर होगी तो उसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री बनाएगा, तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, एन ए बी कॉस थीटा। लूप बोला है, कुछ नहीं बोला है, नंबर ऑफ टर्न हम 1 ले लेंगे, एरिया ए मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसको कॉस 0 डिग्री ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका इनिशियल फ्लक्स, ये आपका इनिशियल फ्लक्स। अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग, भैया रिंग थी उसमें हमने एक स्मॉल कट रखा था यहाँ पे, एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर। ओके, इसके साथ हमने रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करके एक क्लोज सर्किट बनाई हुई है। When the ring is suddenly squished to 0 area, भाई ये रिंग पूरी सडनली collapsed एंड वो 0 डिग्री वाले एरिया में हो गई, तो फाइनल फ्लक्स क्या हो गया, भाई एरिया 0 हो गया तो फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। सो व्हाट इज द चार्ज ऑन फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, भाई चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा, चार्ज Q इज इक्वल टू चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। इनिशियल फ्लक्स इतना था, फाइनल फ्लक्स इतना है, तो चेंज क्या आएगा, ए बी ही आएगा अपॉन आर, तो आपका आंसर क्या बैठेगा, ए बी अपॉन आर, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। 14, a magnet is moving towards a coil along its axis, the EMF induced in the coil is E। if the coil also starts moving towards the magnet with the same speed, the induced EMF will be। बस समझना ध्यान से, ये एक कॉइल है, मैग्नेट है जिसमें N पोल S पोल, और यहाँ पे मैं एक कॉइल ले लेता हूँ। इनिशियली क्या हो रहा है कि मैग्नेट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है, इसकी स्पीड कितनी है 0।
तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लिखे तो हम ये बोल सकते हैं, बराबर, एमसीक्यू है मतलब इसी पैटर्न में करेंगे, तो E इज इक्वल टू BVL। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, पर रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो V माइनस 0, तो ये V स्पीड होगी। ओके, तो इतना ईएमएफ होगा। अभी क्या हो रहा है नए केस में, भाई नए केस में मैग्नेट तो ऐसे जा रहा है लेकिन कॉइल भी सामने आ रही है V स्पीड से, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी V माइनस, ये डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव गिना, तो ऑपोजिट आएगा उसको माइनस गिनना पड़ेगा, तो V, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, डबल, रिलेटिव स्पीड डबल हो गई, तो नया ईएमएफ आपका हो जाएगा B इंटू 2V इंटू L, मतलब नया ईएमएफ पहले ईएमएफ से डबल हो जाएगा, 2E। सही है। मान लो कि ऐसा भी आ सकता है कि जो डायरेक्शन में मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, जो उसी डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 0, उसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो वो केस में आपका ईएमएफ 0 हो जाएगा। 15, a rod of 5 centimeter length is moving perpendicular to the uniform magnetic field of this much Tesla या Weber per meter square. If acceleration of the rod is this, भाई acceleration दिया है रॉड का, the rate of increase of induced current, induced EMF, भाई आपको induced EMF नहीं पूछा है, induced EMF में जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है। ओके, तो मैं तो भाई ये मोशनल ईएमएफ का केस लगता है क्योंकि मूव कर रहा है, देखो इतने एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला होगा BVL या तो BLV भी लिख सकते हो। नाउ रॉड इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ईएमएफ भी चेंज होगा। तो एक काम करता हूं मैं, रेट चाहिए तो मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूं। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रॉड की लेंथ भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, सो डेरिवेटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्ला, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ पे DE अपॉन DT आ गया। बी कौन है बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁴। लेंथ कौन है आपके पास, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन आपके पास है 2, 2 5 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁶ आ गया है। यहां पर तो ये आंसर आया भाई, ऐसा आंसर ही नहीं है। यहाँ पे मीटर कर दे, जो यहाँ पे मीटर कर दोगे तो शायद ये निकल जाएगा, तो फिर आपका 20 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, बरोबर है। याद रखो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो काम अभी अपना चल जाएगा, हम करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको आ गया। अरे कोई बोलेगा सर मैं तो स्मार्ट इनफ इतना हूं कि यहाँ से ही पता कर लेता। देखो सारे ऑप्शन में वैल्यू तो सेम ही है, 20 इंटू 10⁻⁴, सब में वैल्यू सेम है, सिर्फ आपको यूनिट से अंदाजा लगाना था कि ईएमएफ क्या होता है, वोल्ट, और ये क्या होता है, सेकंड, तो जिसका यूनिट वोल्ट पर सेकंड होगा वो आपका आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट 16, करंट 2 एम्पियर is passing through the coil of 100 tons gives rise to a magnetic field of this much per ton, पर टन, एक टन में इतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, 100। द मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द कॉइल इज, पहले आप L फाइंड कर सकते हो। L का फॉर्मूला हमने लिखा था N∅ अपॉन I, और फिर आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो। भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 Li²। चलो यहाँ पे वैल्यू रखे तो आपको पता होना चाहिए, बार बार वैल्यू नहीं रखेंगे, किसी एक बार ही रखेंगे। तो L की जगह पे N∅ अपॉन I और यहाँ पे I², तो एक I कट हो गया, तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 N∅ इंटू I। कोई बोलेगा सर यहाँ पे सिर्फ फाई लिखना है, तो भाई आपको टोटल चेंज दिया है फ्लक्स का, तो आप सिर्फ यहाँ पे फाई लिखो, लेकिन यहाँ पे पर टन लिखा है, तो एक टन में इतना फ्लक्स चेंज होगा, तो n टन्स में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 n कितने हैं, 100, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻3, और करंट क्या पास हो रहा है, 2, तो ये मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा, 2 तो कट हो गए, यहाँ पे 0.5 जूल आंसर आ जाएगा। देख लो, पावर सेट कर लो, तो ये हो गया 0.5 जूल आंसर। 17, द फ्लक्स लिंक्ड पर ईच टन बोला है, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफ कॉइल ऑफ n टन चेंजेस फ्रॉम 5 1 to 5 2,
if the total resistance of the circuit including the coil is R, the induced charge, वापस वही आया, सिर्फ चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे पर टर्न दिया है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एन फाइव और ये फॉर्मूला। चलो फ्लक्स कितना चेंज हुआ भाई, 5 1 था 5 2 हुआ, तो चेंज ले लेंगे 5 2 माइनस 5 1 अपॉन आर। कहां पर है ऐसा फॉर्मूला, तो ये रहा आपका आंसर। 18, the length of spoke of wheel is 0.5, the wheel is rotated perpendicular to the magnetic field of this much Tesla, the potential difference between the rim and the wheel is 3.14 millivolt, what will be the frequency of the wheel। भाई ये वही आंसर आया जो हमने आगे गिनाया, वो वही क्वेश्चन है। तो यहां पर जो व्हील है उसके स्पोक्स है और वो जब घूम रहा है तो उसका ईएमएफ क्या जनरेट होगा, तो हमने लिखा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बस ऐसा ही मान लो, बराबर है। चलो ईएमएफ कितना जनरेट हुआ, 3.14 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10⁻³ 1/2। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहां पे दिया 5 × 10⁻⁴। ओमेगा कितना बच्चों, हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, हमको फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो हम यहाँ पे ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई न्यू से, जहां पे न्यू कौन है, फ्रीक्वेंसी, और लेंथ, लेंथ है 0.5, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, सही लिखे हो, ओके। तो यहां पर लिखेंगे तो ये हो गया 10⁻³ यहाँ पे कौन बचा, ये 0.5 मतलब 1, इसको बोलते हैं 1/4, 1/4, तो यहाँ पे 5/4 इंटू 10⁻⁴ इंटू न्यू आएगा, तो न्यू इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा 4/5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये -4 नीचे ही और ऊपर जाएगा तो ये होगा, ये होता है 0.8 इंटू 10, तो ये यहाँ पे 8 हर्ट्ज आपका आंसर आ ही जाएगा, सही है। 19, the phase difference between the flux and induced EMF of the coil rotating perpendicular to the magnetic field। पर हमने एसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने लिखा था सपोज फ्लक्स की वैल्यू है NAB cos थीटा, और हमने ले लिया था व्हेन कॉइल of generator is rotating with the speed, angular speed of omega, the flux associated with it is given by NAB cos omega t। Now if we need EMF, if we need induced EMF, इसको डेरिवेट करेंगे बच्चों, जो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, cos का डेरिवेशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये हमने EMF लिखा था। तो आप देख सकते हो कि आपका फ्लक्स जो है वो कॉस का फंक्शन है और ईएमएफ है वो साइन का फंक्शन है, तो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस क्या होगा, π/2 डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस क्या होगा, π/2 होगा। और इसी को हमने बोल दिया था, अभी मैं बोल देता हूं, आगे एमसीक्यू आएंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे, इसको मैं V बोल देता हूं वोल्टेज। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तब आपका इतना वोल्टेज मैक्सिमम होगा Vm, और ये फॉर्मूला हो गया साइन ओमेगा टी, जिसको हम एसी वोल्टेज बोलते हैं, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होती है NAB ओमेगा। याद रखना, when coil is rotating in uniform magnetic field of B, then the maximum value of PD is given by NAB omega, where omega is a angular speed of coil। 20, the rod of length 10 centimeter is moving with velocity 10 meter per second in perpendicular to the direction of magnetic field, the rate of increasing EMF in it is, ये वही वापस आया भाई। देखो यहां पे हमने अभी लिखा E = BLV, आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ EMF। भाई EMF कब चेंज होगा, जब B चेंज होगा, L चेंज होगा या V चेंज होगा, इन तीनों में से कोई एक या सभी चेंज होंगे तब होगा। लेकिन यहां पर देख सकते हो, देखो लेंथ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बोला नहीं है लेकिन कांस्टेंट ही ले लो, कुछ बोला नहीं है, और स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है। भाई स्पीड भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट ही नहीं, चेंज ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इज 0। 21, a DC motor working on 200 volt have initially current of 5 ampere, but when it attain maximum velocity, the current obtained is 3 ampere, then what will be its back EMF।
हमने पढ़ा इंडक्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस में, कि जब अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हम कोई भी ऐसा एफर्ट करेंगे कि जिससे फ्लक्स चेंज हो, ईएमएफ जनरेट हो, तो वो ऐसा ही ईएमएफ, ऐसा ही करंट जनरेट करेगा जो उसको अपोज करेगा, हमने जो एफर्ट किया उसको अपोज करेगा, और जिसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, है ना। ओके, तो यहां पर क्या है कि जब इनिशियल डीसी मोटर थी जिसका वोल्टेज कितना था, V इज इक्वल टू 200 वोल्ट था, उसमें आपने इनिशियली कितना करंट मिला, 5 एम्पियर। ओके, तो इनिशियल भी जो रोटेट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, और वो केस में R इज इक्वल टू उसका रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं V अपॉन आई, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 5, तो हमको मिल गया 40 ओम। ये उसका हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, क्योंकि इनिशियली डीसी मोटर है। अभी क्या कर रहे हो बच्चों, तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ता जाएगा, हम उसको रोटेट करवाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, वो बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा, तो करंट सिर्फ 3 एम्पियर मिल रहा है। जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर रहा है वो मोटर, तो यहां पे करंट कितना मिल रहा है, सिर्फ 3 एम्पियर। तो ये केस में हम फाइंड कर लेते हैं इन रनिंग कंडीशन उसका वोल्टेज क्या होगा। भाई वोल्टेज है आई आर, आई कितना, जो करंट 5 एम्पियर था वो तो मैक्सिमम वेलोसिटी होके डिक्रीज होके 3 हो गया, तो 3 और ये हो गया 40, तो अभी वोल्टेज मिल रहा है 120 वोल्ट। तो समझो इनिशियली वोल्टेज था 200, लेकिन जैसे मोटर में मैक्सिमम स्पीड अटेन की, तब उसका वोल्टेज डिक्रीज होकर 120 हो गया। तो यहाँ पे अप्लाई तो हमने इतना ही किया है, अप्लाई वोल्टेज तो इतना ही है, लेकिन हमको आउटपुट में इतना ही मिल रहा है रिजल्टेंट। तो उसका मतलब बैक ईएमएफ कितना हुआ, टोटल वोल्टेज में से इतना वोल्टेज माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो गया 80 वोल्ट, जो हमारा बैक ईएमएफ होगा। समझे कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। अच्छा है क्वेश्चन। चलो 22, लेंथ ऑफ वन मेटल रोड इज 1 मीटर, भाई लेंथ दी है, 2 टेस्ला is the magnetic field intensity of the magnetic field when this rod is rotating with the frequency of 10 hertz perpendicular to the field line by keeping it one end fixed at the center induced EMF। ये वही क्वेश्चन है, ये रॉड है, इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये वो रोटेशन वाला ईएमएफ वाला ही फॉर्मूला है, तो 1/2 क्या लिख सकते हैं इसका ईएमएफ, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो 1/2 बी को बी ही रहने दो, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू लिख देंगे क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी दी है, और यहाँ पे एल स्क्वायर लिख ले 1/2। बोलो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, भाई मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी क्या है 10, और लेंथ है 1 मीटर का स्क्वायर, वो तो 1 ही होगा। 2 एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो 20 पाई वोल्ट। 23, a circular loop of radius r is placed in uniform magnetic field, the value of magnetic field changes is given by this equation। बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड ये इक्वेशन के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम होना चाहिए बच्चों, ये टाइम होना चाहिए। ओके, वेयर b0 एंड टाउ आर कांस्टेंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, भाई ऊपर सभी जगह पे टाइम मेरे हिसाब से होना चाहिए, बराबर है, देख लेते हैं, यहाँ पे सब जगह पे टाइम होना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करना है। बस सर्कुलर लूप है जो इतने मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बराबर है, और ये लूप रखी है हमने, तो इसके साथ सबसे पहले तो फ्लक्स गिनना पड़ेगा। फिर फ्लक्स हो गया एन ए बी कॉस थीटा, एन नंबर ऑफ टर्न कितना ले लिया 1, एरिया कितना है लूप का पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, और कॉस 0 ले लेंगे क्योंकि लूप हेड परपेंडिकुलरली, सो इट्स एरिया वेक्टर मेक्स एंगल 0 डिग्री, है ना, तो यहां पे ये हो जाएगा। चलो तो फ्लक्स इतना आ गया, आपको चाहिए ईएमएफ, भाई ईएमएफ चाहिए तो इसको कर देंगे डी5 अपॉन dt नेगेटिव में। चलो इसको डेरिवेट करते हैं, भाई पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, b0 कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन यही होगा, ई का डेरिवेशन यही होता है, और मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेशन हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो 1 अपॉन टाउ माइनस हमको प्रोडक्ट में रखना पड़ेगा, है ना, चेन रूल, चेन रूल ऑफ डेरिवेशन ये कहता है कि भाई इसका जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेशन करो, और उसके इंटीरियर जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेशन आप मल्टीप्लिकेशन में रखते जाओ। तो यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर b0 अपॉन टाउ इंटू ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ,
कहां पर है ऐसा आंसर? तो ऐसा आंसर आपको बी में मिल जाएगा। सही है, लेकिन वो टी होना चाहिए। जो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा, तो आंसर ही नहीं आएगा। 24, फिर से पढ़ो। A conducting circular loop is expanding in a magnetic field of 2 Tesla uniformly so that rate of increase of its radius r is 1 centimeter per second. Find the induced EMF in the loop when radius is 20 centimeter. The field is perpendicular to the plane of loop. भाई क्या बोला है समझना ध्यान से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने एक लूप रखी है, ये लूप रखी है, लेकिन ये लूप की रेडियस कांस्टेंट नहीं है। लूप की रेडियस ये रेट से इंक्रीज हो रही है ना, ये रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उसकी रेडियस थोड़ी देर बाद बड़ी होगी और बड़ी होगी और बड़ी होगी। तो जैसे जैसे रेडियस बड़ी होती जाएगी फ्लक्स चेंज होता जाएगा। सही है, तो हमको ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा। लूप के साथ लिंक फ्लक्स होगा NAB cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न हमने 1 ले लिया और परपेंडिकुलर है प्लेन, तो उसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री, तो cos 0 1 ले लिया। ए को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू बी। ये आपका फ्लक्स हो गया। अभी मुझको चाहिए ईएमएफ, तो मैं इसको डेरिवेट करूंगा। E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। मैं नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देता हूं, नेगेटिव क्योंकि यहां पे दिख नहीं रहा है, तो मैं नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करूंगा। तो डी बाई डी टी ऑफ, इसका डेरिवेशन करना है भाई, इसका डेरिवेशन करना है। चलो पाई आपका कौन है, कांस्टेंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो भी कांस्टेंट, लेकिन चेंज कौन हो रहा है, रेडियस। तो हम यहां पे रेडियस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमारा वेरिएबल फंक्शन है रेडियस, और फंक्शन में क्या है, आर स्क्वायर। तो हमको उसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर प्रोडक्ट में करेंगे, पावर में से एक माइनस कर दिया, इनटू आर का डेरिवेशन होगा डी आर बाई डी टी, आर स्क्वायर का 2r और इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो यहां पे ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू पाई को पाई रखो। मैग्नेटिक फील्ड कौन है बच्चों, 2 टेस्ला वाला मैग्नेटिक फील्ड दिया है। देखो ये 2 टेस्ला वाला मैग्नेटिक फील्ड, 2 इंटू रेडियस कितनी है तब की बात हो रही है भाई, रेडियस जब 20 सेंटीमीटर हो तब बात हो रही है। तो यहां पे रेडियस रखेंगे 0.2, और उस वक्त रेट क्या है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो हो गया 10⁻² मीटर पर सेकेंड। चलो यहां पे करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मतलब ये हो गया 0.8 पाई इंटू 10⁻², ये वाला आंसर आएगा। तो कहां पर ऐसा आंसर, अपने को बी में दिया है तो हम बी लिख देंगे। सही है। 25, अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन देख लो ध्यान से। हाउ मच फ्लक्स पासिंग थ्रू द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप इफ द लूप लाइज फ्लैट ऑन XY प्लेन। समझना ध्यान से भाई, बी आपको दिया है 40 0 -18 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। कैसे, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट नहीं है तो हमने 0 ले लिया, और z कोऑर्डिनेट को 18 बोल दिया, लेकिन बी का यूनिट हमको गॉस दिया है तो उसको हमने टेस्ला में कन्वर्ट किया। उसका एरिया भी हमको दिया है तो हमको एरिया वेक्टर लिखना है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो लूप है थोड़ा गला खराब है आज, जो लूप है वो कौन से प्लेन में है, XY प्लेन, एंड एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो यहां पर क्या होगा, y डायरेक्शन में लेंगे। लूप आपकी XY प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में होगा। तो ये 0 और एरिया है 5, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ा मुझको। और अभी आपको फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए। चलो बी डॉट ए में क्या करता है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 40 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 18 5 90, लेकिन -90 आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁸। ये अपना आंसर आ गया। लेकिन हमको आंसर देखो सेट करना है यहाँ पे, तो मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे 900 लिख देता हूँ और यहाँ पे -9 वेबर, इसको हम नैनो लिख सकते हैं। तो कहां पर है ऐसा आंसर, ए वाला, -900 नैनो वेबर। 26, a solenoid 600 millimeter long has 50 tons on it and it wound on iron rod of 7.5 mm radius.
Find the flux through the solenoid when the current in it is 3 ampere. The relative permeability of iron is 600. भाई यहाँ पे क्या बोला है समझो ध्यान से। एक सोलेनॉइड है, उसकी सारी डायमेंशनल वैल्यू और ये सब कुछ हमको दिया है, और इसी का खुद का फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं phi इज इक्वल टू एल आई। सही है। एल कौन? सेल्फ इंडक्टेंस, एंड वी नो दैट व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल। उसकी टोटल लेंथ की बात हो रही है, टोटल लेंथ है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहां पे हमको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि ये म्यू जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है उसके अंदर वैक्यूम नहीं है, उसके अंदर कोई आयरन रॉड है जिसकी परमिएबिलिटी कुछ दी है, तो हमको म्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अभी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो हम यहाँ पे म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? म्यू आर म्यू जीरो। नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन स्क्वायर लिखेंगे। एरिया भाई हमको क्या दिया है? उसकी रेडियस दिया है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन एल। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर तो लाना पड़ेगा। म्यू जीरो कितना है बच्चों? 600। इसको हम बोलते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं भाई? नंबर ऑफ टन्स है 50 टन्स, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे, पाई को पाई बोलेंगे। रेडियस कौन है बच्चों? रेडियस 7.5 mm, तो ये हो गया 7.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। करंट कितना आउटपुट उसमें है? तो 3 एम्पियर का करंट है, और लेंथ आपको दी है कितनी? लेंथ आपको 600 mm दी है, तो उसको हम 0.6 मीटर बोल सकते हैं। चलो इतनी वैल्यू को हमको करना है। देखो सब में आंसर तो सेम ही है 1.66, लेकिन हमको पावर सेट करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर यूज कर ले। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2500 multiply by 3.14 multiply by 3 multiply by 7.5 multiply by 7.5 divided by 0.6। और बच्चों क्या आंसर आ रहा है? खतरनाक। चलो बहुत लंबा आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कर लेना। यहाँ पे -6 हम कवर कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे, तो 1.66 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा। तो इसको मिली बोल सकते हो आप। हाँ, तो आंसर अपना हो गया ये। एक कैलकुलेटर में आप सेट कर लेना, पावर इतना टोटल आंसर आ रहा है। वैसे देखने जाए ना तो आप ये कर सकते हो, इस जीरो को इसके साथ गिन लो, इसके जीरो को इसके साथ गिन लो, तो क्या कैलकुलेटर में थोड़ी आसानी रहेगी आपको। जो ये 0.6 है तो उसको कट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ये 50 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 2500 के मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो इतना, और इतना कट करोगे तो ये 10⁻⁴ और हो जाएगा। ये हो गया तो ये पावर निकल गई। तो आपको करना क्या रहा? 7.5 का स्क्वायर इंटू 3, और ये पाई स्क्वायर भी होता है 10, उसको भी 10 ले लो, तो देखो एकदम इजीली आ जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, तो ये देखो एकदम इजीली आ गया। बराबर है, तो ध्यान रहे आप ऐसे कर सकते हो। चलो 27, द एरिया ऑफ कॉइल हैज टर्न 20। रेजिस्टेंस आपको दिया है R, और उसका एरिया भी आपको दिया है। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, उसका रेट ऑफ चेंज दिया है dB/dt, तो आपको करंट चाहिए। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, E इज इक्वल टू क्या होता है? dφ/dt। भाई यहां पे लिख देंगे हम फाई की जगह पे NAB लिख देंगे। जब उसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे n कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, लेकिन चेंज कौन हो रहा है? बी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे dB/dt लिखेंगे। सही है। चलो मुझको करंट चाहिए, तो आई की जगह पे मैं ई की जगह पे रख दूंगा IR, ई की जगह पे IR। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 20। एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴। dB/dt कौन है? 1000 है ना, और हमको चाहिए करंट। R भी हमको दिया है, ये रहा कितना है? R रेजिस्टेंस दिया होगा शायद। ओके 100 ओम है, तो I इंटू ये 100 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 500,
और ये 3 पावर कट करो तो -1, इसको यहाँ पे कट करेंगे तो 5.5 आपका आंसर आ ही जाएगा। सही है। चलो 28, a helicopter is moving upward direction में जा रहा है हेलीकॉप्टर with the speed of 10 meter per second. If the length of the helicopter is 10 meter, the horizontal component of magnetic field is this, then the induced EMF produced across the foremost nose and tail, मतलब end to end points of helicopter. भाई ये EMF आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, और उसमें हेलीकॉप्टर में रॉड ऐसे ऊपर, हेलीकॉप्टर का जो बॉडी है वो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ आएगा तो ये लिखेंगे BVL। बी कितना है आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी क्या दिया है 10 दिया है, और लेंथ भी आपको 10 दिया है। अरे बच्चों इसको कर दो फिक्स, ये 0.15 आ ही जाएगा, है ना। 29, the current passing through the chalk coil of 5 Henry is decreasing at the rate of 2 ampere per second। भाई आपको L दिया है 5 हेनरी, करंट चेंज होने का रेट आपको दिया है 2 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग है तो माइनस भी ले सकते हो। सो व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड, देखो आंसर देख लो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी है, तो हमको साइन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एल आपको दिया है 5 हेनरी, डिक्रीजिंग रेट बोला है तो -2 लिखे, और ईएमएफ, भाई इंडक्टर में ईएमएफ क्या होता है -L इंटू di/dt, -5 और ये हो गया -2, तो ये पे हो गया 10 वोल्ट। क्लियर, कहां पर है ऐसा +10 वोल्ट, आंसर ये रहा। 30, an EMF of 5 volt is produced in a coil when the current changes from steady rate of from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond, the value of self inductance। देखो यार अभी एमसीक्यू थोड़ा बहुत रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ईएमएफ में, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इंटू एल इज इक्वल टू L इंटू di/dt, नेगेटिव साइन है नहीं तो निग्लेक्ट कर देंगे। ईएमएफ कितना जनरेट हुआ 5 वोल्ट, एल हमको फाइंड करना है। करंट का चेंज, भाई करंट 3 था 2 हुआ, वैसे लेंगे माइनस लेकिन यहाँ पे चलेगा, मैं चेंज ले लेता हूँ 3 - 2 मतलब 1, और मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁻3, टाइम बोला मिली सेकेंड, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, सामने चला जाएगा तो 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, 5 मिली हेनरी। ओके, यहाँ पे -3 ही दिया है तो हम ये लिख लेंगे, सही है। 31, when a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes in energy, नहीं भाई यहाँ पे every बोला है, every हाफ रिवॉल्यूशन। हमको पता है जब कॉइल मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में घूमती है तो आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, तो यहाँ पे हाफ रिवॉल्यूशन आएगा, है ना, याद रखो। 32, a coil has 50 tons, has 0.0 is pulled in 0.02 second from between the poles of magnet where its area includes magnetic field of this much to the place where its area includes this much flux, average EMF। अरे बच्चों n नंबर वाली टर्न्स है ना, उसमें 1 टन का जितना एरिया है उसमें इतना फ्लक्स हो रहा था, उसको हमने पुल करके ऐसे एरिया में ले गए जहां पे पर टन इतना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मतलब एसोसिएट हो रहा है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखे, ईएमएफ इज इक्वल टू n इंटू ΔΦ/ΔT। वैसे कोई बोलेगा सर आप तो अक्सर ΔΦ/ΔT लिखते हो, भाई 1 टन के साथ एंक्लोज्ड फ्लक्स होगा तो हम n इंटू, और ऐसे n टन्स है तो फिर हमको मल्टीप्लाई बाय n करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, भाई नंबर ऑफ टन्स 50 है। फ्लक्स कितना चेंज हुआ, भाई फ्लक्स 31 था और यहां से 1 हुआ, तो फ्लक्स का डिफरेंस आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁶। समझ रहे हो, डायरेक्ट गिनो, ये 31 था फ्लक्स, अभी इतना है तो चेंज आएगा इतना। कितनी सेकंड में आया, 0.02 सेकंड में आया। चलो 15 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये 7.5 हो जाएगा, ये 0 दूसरा 0 और इसके और 2 0 यहां पे आएंगे तो 10⁻² वोल्ट हो जाएगा। आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर ईएमएफ बोला है, मतलब यहां पे यूनिट गलत है, यहां पे वोल्ट होना चाहिए, तो आपका आंसर ये आएगा। सही है, सही है। नेक्स्ट, अ कॉइल हैज एरिया दिया है, हैज 800 टन्स, एरिया दिया है, टन्स दिया है। आफ्टर प्लेसिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस मच, भाई बी आपको दिया है, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, भाई इनिशियली कॉइल परपेंडिकुलर थी तो उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा बी के साथ, 0 डिग्री बनाएगा। इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री
हाँ, तो इनिशियल एंगल थीटा वन आपका 0 डिग्री था, फिर आपने उसको रोटेट करके 90 कर दिया, तो आपका फाइनल एरिया होगा 90 डिग्री। द एवरेज ईएमएफ, चलो फिर से भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, नंबर ऑफ टर्न्स हम इसमें ही इंक्लूड कर लेंगे। तो इनिशियल फ्लक्स क्या था, एन ए बी कॉस थीटा वन, और फाइनल फ्लक्स क्या होगा, 0। क्यों भाई, इनिशियली ये 0 डिग्री था और फाइनल में ये, चलो मैं लिखता हूं एन ए बी कॉस 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे होगा तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, सिंपल चीज है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 800। एरिया कितना है बच्चों, 0.05। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या दिया, 4 इंटू 10⁻⁵। 0 cos 0 1 होता है, और टाइम कितने, 0.1 सेकेंड में ये सब हुआ। तो यहाँ पे 8 4 32, 160 वाला आंसर आएगा, मतलब 0.016 वाला आंसर आएगा। देखो बच्चों, 5 4 20, 20 8 160, और 16 डिजिट हो ऐसा एक ही आंसर है, तो यहाँ पे आप बी आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली। 34. A coil of wire of a certain radius has 100 tons and self-inductance of 50 millihenry. The self-inductance of second similar coil of 500 tons will be. भाई सिमिलर मतलब डायमेंशन सेम, टन सेम नहीं है। हमने पढ़ा था सोलेनोइड कॉइल मतलब सोलेनोइड ले सकते हैं, और उसका इंडक्टेंस होता है म्यू 0 n स्क्वायर a by l। ये सब कुछ सेम है, तो L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। N2 कौन है बच्चों, 500 टन है। N2 कौन है, 500 टन। N1 कितने हैं, 100 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। तो नया इंडक्टेंस पहले वाले इंडक्टेंस से 25 टाइम्स ज्यादा होगा। पहला वाला कितना था, पहला वाला 15 था, तो ये हो जाएगा 375 मिली हेनरी। कहां पर है ऐसा आंसर, ये बी में है। 35th, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। बस सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, खुद का फ्लक्स, खुद का करंट, खुद का फ्लक्स सेल्फ, और ये भी सेल्फ होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रेट वायर है उसमें मतलब हमको थीन वायर लेना है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी, तो उसमें लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। जो फ्लक्स 0 होगा तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी 0 होगा। याद रखो, स्ट्रेट थीन लॉन्ग वायर को उसका कुछ इंडक्टेंस होता नहीं है। 36. A coil of resistance 20 ohm, self inductance 5 Henry connected with battery of 100 watt. What will be the energy stored? ओके, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टर में 1/2 Li स्क्वायर। अभी आई तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमको उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया है और उसको इतनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो आई हो जाएगा V बाय आर। V आपके पास है 100, R आपके पास है 20, तो ये हो गया 5 एम्पियर। तो यहां पे कर ले तो 1/2 L कितना 5, करंट भी कितना 5, 525 125 बाय डिवाइडेड बाय 2 62.5 जूल, जो आपका आंसर हो ही जाएगा। 37. The self inductance in is increased by how many times when the number of turns in coil are increased from 10 to 100? भाई इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 10। फाइनल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, 100। वैसे तो डायरेक्ट हम बोल सकते, अभी हमने न्यूमेरिकल गिना, एक एमसीक्यू गिना, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 करके इसको कर सकते हैं। ये 100 है, ये 10 है, उसका स्क्वायर किया तो हमको आपको 100 मिला। तो नया इंडक्टेंस पहले वाले इंडक्टेंस से 100 टाइम्स ज्यादा होगा। कहां पर है ऐसा आंसर, ये रहा। 38. Small circular loop of radius small r is kept inside a bigger loop of radius capital R. The center of the both loops coincide with each other and both loops are coplanar. The mutual inductance of such system changes as, एक बड़ी सी कॉइल है जिसकी रेडियस आर, उसके अंदर एक छोटी सी रेडियस रख दी हमने स्मॉल आर वाली लूप, एक बड़ा सा लूप उसके अंदर छोटा सा लूप। चलो मान लेते हैं, मुझको म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट किसी एक का, फ्लक्स किसी दूसरे का।
phi2 अपॉन I1। तो मुझको यहाँ पे करना पड़ेगा, किसी एक में से करंट फाइंड करना पड़ेगा, करंट लेना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग टू दूसरे के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो मुझको करना पड़ेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, जो बड़े वाला है उसको मैं करंट दे देता हूँ, और यहाँ पे ये जो बड़ी लूप है वो इतनी बड़ी है कि ये बहुत छोटी मानी जाएगी। तो ये मान सकते हैं कि ये बड़ी लूप के जस्ट सेंटर पे है, और तो सेंटर पे है तो ये बड़ी लूप अपने सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, म्यू 0 Ni अपॉन 2R। ये बड़ी लूप ने अपने सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता है NAB cos थीटा। N एक टर्न है, एरिया इसका लेना पड़ेगा तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और बी की वैल्यू म्यू 0 I1 अपॉन 2R। तो यहां पे करंट को हम, ये फ्लक्स किसका, सेकेंड कॉइल का फ्लक्स इसके साथ, स्मॉल कॉइल के साथ, तो ये phi2 हो गया। मुझको M चाहिए, तो M कौन है, phi2 अपॉन I1। तो phi2 अपॉन I1 फॉर्मूला आ गया म्यू 0 पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2R। तो आप प्रपोर्शन में हिसाब लगा लो, इसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन आर। कहाँ पर है ऐसा, तो आपको मिल जाएगा बी आंसर, सही है। 39, अ मास ऑफ बार मैग्नेट इज m, it is taken away with uniform velocity from copper cylinder, the force required to do so is F, then ओके भाई यहाँ पे समझो, ये एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे कोई भी पोल रखा हो फर्क नहीं पड़ता, जो इनिशियली आगे पीछे कुछ नहीं है, जो आपको उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो भाई जितना इसका नीचे तरफ वेट है mg फोर्स लगाना पड़ेगा। जो इस मैग्नेट के आगे पीछे और कुछ नहीं है तो आपको उसको वेट जितना फोर्स ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाएगा। लेकिन आपने उस मैग्नेट को किसी कॉपर सिलेंडर के ऊपर रख दिया और फिर ऊपर ले जा रहे हो, सिंपल है कि नहीं। तो यहां पे होगा क्या बच्चों, तो यहां पे समझो, यहां पर जब इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां पे करंट जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होगा। मतलब जब कोई ये टॉपिक वैसे तो थोड़ा बहुत रिमूव था, लेकिन इसको कॉइल मान के चलते हैं। तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ क्या करेगा, वो ईएमएफ जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ऑपोज करेगा। तो मैं ये मैग्नेट को ऊपर उठाने का ट्राई कर रहा था, उसका खुद का वेट था mg, तो ये क्या करेगा, उस पे नीचे फोर्स लगाएगा, लेंस फोर्स। जो मैं इस मैग्नेट को ऊपर ले जाने का ट्राई करूंगा तो ये सिलेंडर उसको नीचे खींचेगा लेंस फोर्स के कारण। तो यहां पर उसके वेट में इतना इंक्रीमेंट होगा, तो आपको ऊपर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। सही है, पक्का। जो सिंपल ले जा रहे हो तो mg फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर ले जा रहे हो किसी सिलेंडर के ऊपर तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, मोशन को अपोज करेगा, और उसके कारण आपको वेट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन लेंस जितना और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेंस फोर्स के बराबर। 40, two conducting coils are kept parallel to each other so that they have a common axis as shown in figure. Now a bar magnet moves with velocity v towards coil B. ओके, बार मैग्नेट ये डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, देन क्या होगा भाई, सिंपल, ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ये साइड n बन जाएगी, ये s बन जाएगी। ये s दूर जा रहा है तो ये n बन जाएगा, ये s बन जाएगा। सही है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो उसी को ऑपोज करे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेट का एन पोल ऐसे जा रहा है तो ये कॉइल में इंड्यूस्ड एन पोल इसी डायरेक्शन में होगा जो इसको मोशन को ऑपोज करेगा, और ये कॉइल में ये दूर जा रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए ये एन पोल जनरेट करेगा। ओके, तो क्या लिखा है, चलो टर्न बाय टर्न सारे पढ़ते हैं। द नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ कॉइल 1 टुवर्ड्स द मैग्नेट। हाँ, तो ये सही है, यही आंसर आ गया। दूसरे भी सही लग रहा है मुझको, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिया है, 1 2 1 2, तो फिर कोई 2 सही होंगे भाई, इसमें कोई 2 सही होंगे यार, समझ रहे हो। देखो, नॉर्थ उसमें साउथ, नॉर्थ ये दिया है तो हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, चलो देख लेते हैं। नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड, ये सही है, मतलब ये आंसर आना चाहिए।
द साउथ पोल इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ कॉइल 1 टुवर्ड्स मैग्नेट, नहीं ये गलत है। द साउथ पोल इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ कॉइल 2, नहीं नहीं मैग्नेट की तरफ ये एन नहीं है, लेकिन ये भी सही है। द नॉर्थ पोल इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ कॉइल 2, कॉइल 2 के मैग्नेट साइड पे एन पोल जनरेट होगा, तो आपके आंसर दो आने चाहिए, ये भी आने चाहिए, ये भी आना चाहिए। सही है, सही है। 41 as shown in figure, a bar magnet suspended by conducting spring is made to oscillate up and down, then भाई देखो समझ लो, इनिशियली ये स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है, इनिशियली ये स्प्रिंग ऑसिलेट नहीं कर रही है, और उसके नीचे हमने एक मैग्नेट यहां पे अटैच कर दिया है। तो क्या होगा, ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जिसकी कुल फील्ड लाइंस मतलब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होगा, लेकिन अभी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। सही है, मतलब ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर यहां पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या बोला कि जब इस मास को हम यहां से सस्पेंड कर देंगे, भाई ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा, तो जनरली ये टर्न्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज होता जाएगा, और चेंज होता जाएगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अभी होगा क्या, तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे ईएमएफ किसने जनरेट किया, भाई यहाँ पे ईएमएफ जनरेट किया मैग्नेट ने, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट किया मैग्नेट ने, तो यहाँ पर जो भी करंट जनरेट होगा वो इस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इसका ऑपोज करेगा। मतलब क्या कि मैग्नेट जब ऊपर आने का ट्राई कर रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे धकेलेगा नीचे धक्का देगा, यहां पे एस पोल बन जाएगा, और जब मैग्नेट नीचे जा रहा है तो वो एंड फिर से एन बनेगा जो उसको नीचे भी नहीं आने देगा, मतलब उसका ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा वो। तो यहां पे क्या आएगा, द गैल्वेनोमीटर शो तो करेगा लेकिन इनिशियली उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा करंट शो करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इज शोन इन ऑन बोथ साइड विद डिक्रीजिंग वैल्यू, कहां पर ऐसा, इन डिक्रीजिंग वैल्यू। ओके, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, और दोनों साइड करेगा, जब ऊपर जाएगा तो ये एस पोल बनेगा और नीचे आएगा तो एन पोल बनेगा, तो पहले करंट एन बनेगा तो उल्टा होगा, तो एस बनेगा तो उसका रिवर्स हो जाएगा, बरोबर है। 42 a circular loop enters a uniform magnetic field as shown in figure, the current induced in the coil is, इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींच रहे हो। ओके, पहले कॉइल कहां पर थी, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, फिर आप उसको अंदर खींच रहे हो धीरे धीरे, तो उसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट होगा। लेकिन उसके कारण जो करंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी, तो चलो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। भाई लेंस लॉ क्या बोल रहे हैं, आप जो भी एफर्ट करो जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो प्रोड्यूस होने वाला करंट उसको अपोज करेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कहां का है भाई, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड का है, और आप फ्लक्स को, ये कॉइल को अंदर धकेल रहे हो, भाई अंदर धकेलोगे तो क्या करेगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए आगे बढ़ेगा, और फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए जो भी करंट चाहिए ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड का है, तो यहां पर जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इनवर्ड, और इनवर्ड होने के लिए करंट ऐसे होना चाहिए, तो यहां पर ऐसी डायरेक्शन में करंट जाएगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सही है, सही है। 43 a coil of area A is placed in xy plane, a uniform magnetic field B naught established, the induced EMF in current is, चलो भाई कहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, यूनिफॉर्म है, शायद भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आप रोटेट कर रहे हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी करो फ्लक्स चेंज हो ही नहीं वाले, होने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं हो रहा है चेंज, तो ईएमएफ क्या होगा, 0। 44 two coils A and B shown in figure are entering n नहीं होगा, in uniform magnetic field in the positions shown in figure, even E2 are the induced EMFs in them, then भाई देखो दोनों लूप्स अंदर एंटर हो रही है, लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब ये एंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड को दोनों के लिए सेम है, स्पीड दोनों की सेम है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, E इक्वल टू बीवी है, तो जिसकी लेंथ बड़ी होगी
ये दो लाइंस है, ये तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों? कि ये फॉर्मूला कब यूज कर सकता है? जब बी वी एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन ये लाइन, ये जो साइड है उसकी लेंथ, इसको इसके ब्रीथ बोल देते, चलो वेलोसिटी को पैरेलल हो गई, मतलब ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। करेगा कौन? ये साइड करेगी, ये साइड। अभी ये पार्ट तो बाहर है, मतलब ये नहीं करेगा, यहां पर सिर्फ ये करेगा। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, तो E1 आपका ज्यादा होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा। 45, द लेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टिंग रॉड इज, पर लेंस फोर्स, चलो लेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई एल बी कर सकते हैं, और जो ईएमएफ है तो यहां पे बीवीएल लिख सकते हैं, बीवीएल अपॉन आर। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? बीवीएल मोशनल, और ई होता है आई आर इज इक्वल टू बीवीएल। तो आई को सब्जेक्ट बना देंगे तो आर नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं। तो देखो लेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी। तो फोर्स उसके वेलोसिटी के प्रपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। 46th, what is the self inductance of a coil which produces self induced EMF of 5 volt when the current changes from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond? फिर से वही क्वेश्चन आया। भाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या लिख सकते हैं? एल इंटू ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। चलो करंट कितना जनरेट, वोल्टेज कितना जनरेट हुआ? 5 वोल्ट। एल हमको फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 3 से 2 हुआ मतलब 1 एम्पियर, और मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁻3। इसको सामने भेज दो तो ये 5 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। कौन आएगा? 5 मिली हेनरी। इसको सामने भेज दो। 47, a coil, a conducting ring of radius r is placed perpendicular inside a time variant magnetic field given by this equation as shown in figure. B naught and alpha are positive constant. Find the induced EMF. Okay, चलो यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है ऊपर की तरफ, ये कॉइल अंदर रखी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड चलो मैं बी मान लो, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा ए इंटू बी। ए कौन है? लूप का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है बी जीरो प्लस अल्फा टी दिया है, ये उसका फ्लक्स है। लेकिन आपको तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको ईएमएफ चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे मैंने माइनस को इग्नोर क्यों नहीं किया? क्योंकि आंसर में माइनस दिया है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। पाई आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। पाई आर स्क्वायर, अरे रे, चलो एक स्टेप और ज्यादा लिख देता हूं, अभी डेरिवेशन। माइनस पाई आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। बी जीरो का डेरिवेशन 0, और अल्फा टी का क्या हो जाएगा? अल्फा। बी जीरो कांस्टेंट और अल्फा टी का अल्फा, तो ये आंसर आपका आ गया कहां पर? ऐसा पाई अल्फा आर स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में हो गया। 48, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, भाई इंडक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। सो इंडक्टर स्टोर्स इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 49, a magnetic field of this much Tesla acts right angle to the coil of area 100 centimeter square with 50 tons. The average induced EMF in the coil is 0.1 volt. When it is removed from the field in t second, find the value of t. पहले क्या बोला है? जो आपकी लूप थी यहाँ पे राइट एंगल टू कॉइल, मतलब हाँ ओके ओके ओके, जो कॉइल है उसको, उसका एरिया वेक्टर ए होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसको परपेंडिकुलर ही था, मतलब एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल 0 बना रहा है। तो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? भाई इनिशियल फ्लक्स होगा एन ए बी कॉस थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? भाई नंबर ऑफ टर्न्स ले लो तो 50। एरिया क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी क्या है? बी 2 इंटू 10⁻², ये हो गया शायद 10⁻² ही हो जाएगा फ्लक्स वेबर। 50 टू 100, 100 एक निकल जाएगा, तो ये फ्लक्स आ गया। अभी क्या कर रहे हो? जब आप ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा? इसको आपने बाहर निकाल दिया, तो फाइनल फ्लक्स में 0 ले लेता हूं, मैंने नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया। वैसे फॉर्मूला क्या आना चाहिए? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी।
माइनस यहाँ पे लिखूंगा तो फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डेल्टा टी। भाई ये तो जीरो है और माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, इसलिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लेता। और यहाँ पे डेल्टा टी, चलो वैल्यूज रखते हैं सारी। ई कितना, ईएमएफ जनरेट हुआ 0.1, इनिशियल फ्लक्स कितना था 10⁻², और दैट टाइम कितना था टी है आपके पास, तो टी को सब्जेक्ट बना दो तो यहाँ पे नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो 0.1 सेकेंड आपका आंसर होना चाहिए। 50, if the number of turns per unit length of coil of solenoid is doubled, the self inductance, भाई सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 n स्क्वायर a इंटू एल। आपको क्या करना है, यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप कर रहे हो डबल। भाई इसको डबल करोगे तो यहां पर देखो तो सही, इसको डबल करोगे मतलब 2n का स्क्वायर इंटू ए एल, तो ये 4 हो गया, म्यू 0 n स्क्वायर ए एल। तो आपका ये पुराना वाला इंडक्टेंस उससे 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स। 51, the total charge induced in a conducting loop when it is removed from magnetic field depends on, it is moved in magnetic field depends on। पर क्या बोला है, चार्ज बोला है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, या तो एन टर्न्स भी हम लिख सकते हैं। तो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, भाई चार्ज तो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। ये कौन है, फ्लक्स का चेंज। याद रखो जो चार्ज है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बरोबर है। मतलब यहां पर तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ चेंज ऑफ, टोटल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आंसर आएगा। कौन पूछा है आपको, टोटल चार्ज पूछा है। करंट पूछेगा तो भी यही आंसर ही आएगा, बरोबर है। 52, फॉर अ कॉइल हैविंग 2 मिली हेनरी इंडक्टेंस, करंट फ्लो इज दिस मच, एट व्हाट टाइम ईएमएफ बिकम्स जीरो। भाई ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। मैं नेगेटिव साइन जीरो ले लेता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। तो ई जीरो करना है, ईएमएफ आपको जीरो करना है, तो इसको बराबर मैंने जीरो रख दिया। एल की वैल्यू 2 मिली हेनरी, एल को एल रहने दो, और उसको मुझको डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका। भाई इसका डेरिवेशन करेंगे मतलब, चलो एक स्टेप ज्यादा रखता हूँ, डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिख दूंगा टी स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी इज इक्वल टू जीरो। चलो एल कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन, भाई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। पहला वाला कांस्टेंट और दूसरे वाले का डेरिवेशन, तो ई रेस टू का तो ई रेस टू माइनस टी होता है, और माइनस टी का -1 डेरिवेशन होता है, प्लस अभी ई रेस टू माइनस टी कॉन्स्टेंट और टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t हो जाएगा, और ये सब का सम इज इक्वल टू 0। तो चलो एल निकल गया, ई रेस टू टी भी आगे आके निकल जाएंगे, तो यहां पे रह जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं t माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अरे भाई माइनस निकाल दो तो ये हो जाएगा, तो दो टाइम आएगा, या तो 0 या तो 2। यहां पे कौन सा आंसर दिया है, 2 सेकेंड, तो हम इसको टिक करेंगे, बरोबर है। 53, टू कोएक्सियल सोलेनॉइड आर मेड बाय वाइंडिंग thin insulated wire over a pipe of cross sectional area by 10 centimeter square दिया है, length 20 centimeter। If one of them solenoid has 300 tons, another has 400 tons, their mutual inductance। भाई दो सोलेनॉइड जिसमें एक में n1 नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन ये कोएक्सियल है, ओके कोएक्सियल है, नहीं ये नहीं चलेगा, ऐसा है, एक सोलेनॉइड यहां पर है और दूसरा सोलेनॉइड उसके अंदर है, तो इसका एक का नंबर ऑफ टर्न्स n1, दूसरे का n2 है ना, n1 और n2 है, तो क्या करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू 0 n1 n2 l n1 n2 a, फॉर्मूला याद रखो, a अपॉन l, ये फॉर्मूला है ना। क्या रेसिप्रोसिटी थ्योरम, म्यू 0 4 पाई इंटू 10 टू -7। नंबर ऑफ टर्न्स कौन है, भाई नंबर ऑफ टर्न्स है 300 एंड 400। एरिया क्या है बच्चों, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻³ हो जाएगा, और लेंथ आपको 0.2 दिया है। चलो यहाँ पे 24 वाला आंसर आएगा, तो ऐसे तो दो आंसर है, तो फिर गिनो चुपचाप। चलो ये होगा 4 3 12 4 8, मतलब 48, ये 480 पाई हो जाएगा, सारे पावर 1 2 3 4
और ये माइनस, तो ये -6 हो जाएगा। देख लो, इसको मैंने 2/10 करके ऊपर दे दिया तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट कवर कर लूंगा। अरे क्यों नहीं आया? यहाँ पे 24 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करना रह गया मेरे से डिवाइडेड बाई 2 करना रह गया भाई, तो यहाँ पे 240 आएगा, है ना। देखो जीरो में नहीं काउंट करता, 4 3 12, 4 80, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24, और इसका जीरो ऊपर दे देता हूं तो ये हो जाएगा। 2 पॉइंट कवर कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ए। 54. The circular similar coaxial loops carry equal current in the same direction. If loops are brought together nearer, what will happen? भाई दो लूप है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में पास हो रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा भाई? जब दोनों को एक दूसरे को नजदीक लाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा बोथ द कॉइल में। तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट जो ये उसका नॉर्मल करंट था और इंड्यूस्ड करंट ऑपोजिट होगा, तो दोनों में करंट डिक्रीज होगा। करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप, याद रखना ये। 55. The radius of conducting wire R is R and its plane is perpendicular to magnetic field B. If the conductor is stretched and made in the shape of square in its plane in time t, then the induced EMF. भाई समझो, पहले आपका जो कंडक्टर था वो सर्कुलर शेप में था जिसकी रेडियस R थी, इसी को मैंने स्ट्रेच करके स्क्वायर बना दिया जिसकी लेंथ L है, तो आपका जो लूप था सर्कुलर लूप वो भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल एरिया चेंज हो जाएगा, इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 हो गया। तो जो एरिया चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला लिखे भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे एन बी, और यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया का चेंज A2 माइनस A1, और यहां पे नेगेटिव से निग्लेक्ट। कोई लाइट में तकलीफ आ रही है क्या? तो माइनस एन बी A2 माइनस A1, और यहां पे टी लिख सकते हो आप। तो मुझको एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले एरिया क्या था, मुझको आंसर लाना है आर के फॉर्म में। तो पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, और अभी एरिया बन जाएगा स्क्वायर का एल स्क्वायर। लेकिन यहां पर एल तो है नहीं, मुझको आर के फॉर्म में लाना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये पूरी लूप थी पहले, तब उसका सर्कमफरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। इसका सर्कमफरेंस क्या होगा? 2 पाई आर। और इसी को हमने स्ट्रेच करके स्क्वायर बनाया तो उसका सर्कमफरेंस होगा 4L, मतलब उसका पेरीमीटर ले सकते हो आप। तो उसमें एल आप क्या बना सकते हो भाई? एल हो जाएगा पाई आर बाई 2, तो इसका एरिया हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। चलो यहां पे लिखे नंबर ऑफ टर्न्स, भाई दोनों में नंबर ऑफ टर्न एक ही है, तो माइनस बी। A2 एरिया, A2 एरिया कौन है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4 माइनस इनिशियल एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, और नीचे हो जाए, अरे इंटू टी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय बी। नंबर ऑफ टर्न सब में एक, बी आपने बी ले लिया। फाइनल एरिया हो गया इसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। इनिशियल एरिया पाई आर स्क्वायर कर सकते हो और बाय 4, है ना। तो यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? पाई कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बी कॉमन निकल जाएगा अपॉन टी, और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये वाला। कहां पर है ऐसा आंसर? तो आपको बोला है डी में। सही है, सही है, पक्का। चलो आगे जाते हैं। देखो अभी 56, लेंस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ, भाई लेंस लॉ क्या बोलता है कि जब तक कुछ वर्क नहीं करोगे ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इज सिमिलर एज वर्क एनर्जी थ्योरम, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, लेंस लॉ। 56, if the magnetic flux link with the coil varies at the rate of 1 Weber per minute, the induced EMF। भाई फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ही दिया है, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है? 1 वेबर पर मिनट, मिनट नहीं चलेगा तो इसको 60 सेकंड करना पड़ेगा, तो 1/60 वेबर पर सेकंड, मतलब वो हो गया आपका ये। 58, as shown in figure, a metallic ring is held
horizontally and a bar magnet dropped through the ring with its length along the axis of ring. The acceleration of the falling magnet is, भाई मान लो कि सबसे पहले आपका मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट था तो ये जी एक्सेलरेशन से गिरेगा नीचे, लेकिन उसी मैग्नेट को आपने क्या किया, किसी एक लूप के ऊपर गिराया। तो भाई ये लूप के साथ जो फ्लक्स यहाँ पे लिंक्ड होगा वो चेंज होगा, जैसे जैसे मैग्नेट नजदीक आएगा फ्लक्स चेंज होता जाएगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी मोशन जो उसको प्रोड्यूस कर रही है उसी को अपोज करेगा। तो यहां पर इनिशियली फोर्स मास लगता था, वेट लगता था mg, लेकिन अभी ऊपर उसको लेंस फोर्स लगेगा, तो उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो g से डिक्रीज हो जाएगा। कहां पर है, लेस देन g। 59, as shown in figure, a conducting ring R is placed on the axis of bar magnet M. The plane of R is perpendicular to the axis M can move along this is, भाई क्या होगा, जब मैग्नेट को इसके नजदीक ले जाओगे तो उसको रिपेल करेगा, है ना, या दूर ले जाओगे तो भी रिपेल करेगा। क्या है लेंस लॉ, जो आप इसको मूव करवाने का ट्राई करोगे तो यहां पर जो करंट होगा वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसकी मोशन उसको अपोज करेगा। तो आप उसको नजदीक ले जाने का ट्राई करोगे तो भी ये उसको रिपेल करेगा, और दूर ले जाने का ट्राई करोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो कहां पर ऐसा आंसर, एम रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, तो ये सही है। मूविंग नहीं, ये टुवर्ड्स है तो फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिपेल करेगा। एम विल रिपेल आर व्हेन मूविंग टुवर्ड्स एज वेल एज, नहीं वो भी गलत है। ओके, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही होगा। या तो फिर ऐसा आंसर आ सकता था कि एम जब आर की तरफ जाएगा तो उसको रिपेल करेगा और दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 60, a magnetic wire of length L moving with the speed of 10 meter per second perpendicular in magnetic field. The EMF produced in the wire is 1 volt. The magnitude of magnetic field is अरे यार ये तो इजी है, BVL मोशनल EMF है, वोल्ट कितना है 1, B फाइंड करना है, वेलोसिटी कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 1, तो B आपको मिल जाएगा 0.1 टेस्ला। सही है, सही है। ओके, रिवाइज अगेन। देखो भाई सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, 60 IMP क्वेश्चन पढ़े, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और बोलता हूँ कि यहाँ पे थोड़े डायमेंशन भी याद रखो, डायमेंशनल फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, पर्टिकुलर करके किसके, सेल्फ इंडक्टेंस के, या तो इंडक्टेंस या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो दोनों सेम ही है, एक ही चीज है, क्वांटिटी है ना। तो L होता है phi/I, या M बोलो तो phi2/I1, तो ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं इसको, इसका एक यूनिट ये आएगा। दूसरा यूनिट बोले जाए तो E इज इक्वल टू L इंटू DI/dt कर लो इसको, L इंटू DI/dt, तो L को सब्जेक्ट बना दोगे तो ये हो जाएगा E/DI और ऊपर dt चला जाएगा। तो देखो एक यूनिट ये भी बनेगा L का, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड। वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम बोल सकते हैं, ओम इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको, ओम इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। जो ये बात कर रहा हूँ L के लिए वो M के लिए भी सही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, बराबर है। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पक्का। चलो और आगे जाए तो इसका डायमेंशन बोल दे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L का डायमेंशन, ये वेबर पर एम्पियर है, तो L का डायमेंशन जो दिखने जाएंगे तो वेबर होता है m1L2 T-2 A-1 अपॉन A1। तो ऊपर ले जाओगे तो इंडक्टेंस, फिर वो म्यूचुअल हो या सेल्फ हो, उसका डायमेंशन होगा m1L2 T-2 A-2, ये होगा, सही है। तो और भी ये चैप्टर में जितने और MCQ मिले वो भी गिनो, बराबर है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये भी, और एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट में। तब तक ये MCQ करते रहो, जितने भी MCQ मिले वो करते रहो, बराबर है। चलो।